चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टैटिक्स स्टैटिक्स ये मेरा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी सेट और यूजीसी नेट के लिए क्लासेस है। सब्जेक्ट कॉमर्स है और हिंदी मीडियम के छात्रों को विशेष ध्यान रखते हुए क्लास को मैंने रिकॉर्ड किया गया है। और इसके बाद मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है। जिन छात्रों को हिंदी मीडियम में क्लासेस नहीं मिलती है उन छात्रों के लिए क्लासेस है। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं पर ये मेरे नोट्स हिंदी में रहेंगे। ठीक है। और ये मेरे सब हाथ से डिजाइन किए हुए सब नोट्स हैं। और मैं चाहता था इनको टाइप भी करा सकता था, पर मैंने सोचा बच्चों को एक फील आना चाहिए कि किस तरह स्टडी की जाती है, ये सर ने किस तरह बनाए हैं। और चलो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स एक किसी के बारे में पता करना, कोई डाटा इकट्ठा करना, उस डाटे से एक व्यवस्थित क्रम में जमाना, उस जमा कर यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में लगाकर उससे कोई टेस्टिंग करना, टेस्टिंग के बाद कुछ कोई रिजल्ट निकालना यानी परिणाम निकालना, इसे स्टैटिक्स बोलते हैं। मतलब जैसे कोई सैम्पलिंग है, जिस पेन बनाया, कोई ये बनाया, ब्लूटूथ का ये बनाया, तो ब्लूटूथ की इसके बारे में बात करी, एक सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी सैम्पलिंग की, इस पर टेस्टिंग की। तो ये स्टैटिक्स है। किसी भी फील्ड में ले लो, हर फील्ड में स्टैटिक्स लगती है। विदाउट स्टैटिक्स के कुछ नहीं होता है। हम बात करते हैं जैसे स्टैटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब केंद्र प्रवृत्ति की मापा क्या होती है? केंद्र प्रवृत्ति की मापा उसे बोला जाता है जिसके आस ये सब चीजें होती है। केंद्र में सेंटर, केंद्र का मतलब होता है सेंटर। मैं आगे चल के इसकी कुछ स्टैटिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा बच्चों आपको कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। थोड़ा सा मैं अभी की पॉइंट पर फोकस करना चाहता हूँ। अब जैसे एवरेज निकालने के लिए यानी कि एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, और क्या किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी माध्य निकालने के लिए, मीडियम निकालने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। किस माध्य को कितने प्रकार से निकाला जा सकता है? माध्य को बेसिक दो प्रकार से निकाला जाता है। एक गणितीय माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन, और एक वो स्थिति माध्य। ये देखो, इधर देखो आप, गणितीय माध्य और ये स्थिति माध्य यानी कि पोजीशन मीन, और ये अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। पोजीशन मीन, अर्थमेटिक मीन। अब पोजीशन मीन जो रहता है, सॉरी, अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन बताता है एक अपनी क्वालिटी के बारे में, यानी कि मात्रा के बारे में। सॉरी, मात्रा के बारे में बताता है अर्थमेटिक मीन। मतलब ये मात्रा के बारे में, जैसे एक और एक दो मिला के इनका एवरेज लेंगे, एक दो तीन का एवरेज लेंगे, कितना होगा? तीन संख्या तो एवरेज दो आएगा। ठीक है। तो इसी तरह ये पोजीशन बताता है। इसको गणितीय माध्य को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। एक औसत माध्य यानी कि एवरेज मीडियम, और एक गुणनफल माध्य। गुणनफल माध्य में ज्योमेट्रिक मीन, और एक होता है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य, ठीक है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, हार्मोनिक मीन। अब ये एक और होता है, अपन डिस्कशन करते हैं इसमें, पोजीशन मीन यानी कि स्थिति माध्य। क्या होता है? स्थिति माध्य को दो प्रकार से बात किया है, यानी कि ये सिर्फ बात करता है गुणात्मक यानी क्वालिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, ये तत्वों के बारे में बात करता है। ये क्वांटिटी के बारे में बात करता है। मतलब एक एक मिलकर एग्जैक्ट डाटा एक्चुअली किसी को बनाएगा तो जो यानी कि मीन आता है, तो वो सबसे एक्यूरेट मीन आता है, तो वो गणितीय माध्य से आता है। यानी कि ठीक है, मैथमेटिक मीडियम। ठीक है। उसके बाद इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक माध्य का यानी कि मीडियन, और एक बहुलक यानी कि मोड। इसके बारे में बात करूंगा मैं। ये क्या चीज बताता है? ये पोजीशन पोजीशन यानी कि गुणात्मक तत्व के बारे में बताता है, ये दोनों मीन। ठीक है। माध्यिका क्या होती है, इसको मैं आगे डिस्कशन करूंगा। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ।
ठीक है। अब अपन डिस्कशन करते हैं पहले गणितीय माध्य। गणितीय माध्य को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया। गणितीय माध्य होता है यानी कि ये क्वेश्चन आता है बेटा, माध्य यानी कि क्वालिटी माध्य कौन सा होता है और क्वांटिटी माध्य कौन सा होता है, यानी मात्रात्मक माध्य कौन सा होता है और गुणात्मक माध्य कौन सा होता है। ठीक है। तो बेटा ये होता है कि गणितीय माध्य होता है कि मात्रात्मक माध्य होता है, यानी क्वांटिटी बेसिस होता है, और जो पोजीशन एवरेज होता है क्या, माध्य होता है क्या, मीन होता है क्या, ये अपना क्वालिटी बेसिस मीडियन मीन होता है। ठीक है। अब ऐसे हम बात करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य के बारे में बात करते हैं यानी कि एवरेज। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। इसको औसत करने के लिए हम एक ये औसत कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक एक मिलाकर कितने होते हैं, दो। दो को दो से डिवाइड किया तो एवरेज कितना आ गया, एक। जैसे अब एक को मिला लिया आपने, दो को मिला लिया, तीन को मिला लिया, चार को मिला लिया, इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितने होंगे, 10, और डिवाइड बाय चार तो एवरेज आ गया 4.5। ठीक है। तो ये एवरेज इस तरह निकाला जाता है। ये गणितीय माध्य ये औसत निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। ये समांतर माध्य किसका कैलकुलेट करने के लिए, औसत के लिए ज्ञात करने होता है। अब मैंने बताया ये, इसकी प्रॉपर्टी भी बताऊंगा कि प्रॉपर्टी क्या होती है आगे चल के, यानी कि समांतर माध्य में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं। कुछ मैंने प्रैक्टिकल लिए। समांतर माध्य कैसे निकले, विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। एक आपने पढ़ा है, पदों का विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। ये कैसे होता है, शून्य कैसे होता है, ये बेटा इस तरह निकाले। देखो कोई संख्या है 5, 10, 12, 8, 4, 6, इनका एवरेज लिया, एवरेज कितना आ गया, इनको टोटल किया कितना हो गया, 40। एवरेज कितना आ गया, 8। अब इनके ये क्या लिखा है, पदों के विचलनों का योग। ठीक है। विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। अब इनको जो एवरेज आया है कि 8, इसको इसमें से माइनस करेंगे, पदों का विचलन, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है बेटे। तो ये देखो 8 को सब में से माइनस किया है तो ये आया है +2 +4 प्लस 0 -4, इन सबको टोटल किया है तो ये प्रॉपर्टी लग गई। देखो ये पदों के विचलनों का हमेशा योग शून्य होता है। ये देखो आया है शून्य, किस तरह आया है ये चीज आपको। अब एक बोला है कि पदों के विचलनों का योग हमेशा न्यूनतम होता है, मतलब ये देखो इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। ये पदों के विचलन, ये पदों के विचलनों का हमेशा योग शून्य होता है, ये बात तो एक पदों के विचलनों का योग योग शून्य होता है और इनका योग हमेशा न्यूनतम होता है। न्यूनतम आया है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी देखो इधर, पदों के विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। एक प्रॉपर्टी समांतर माध्य के बारे में बात कर रहा है, एक प्रॉपर्टी आप। ठीक है। ये मेरे हाथ से डिजाइन की हुए हैं। मैं इससे मैंने बहुत कुछ अचीव किया है इन नोट्सों के। मैं कोशिश करूंगा कि आप भी थोड़ा सा साथ में इसको बनाते चलें और नोट्स। ठीक है। समांतर माध्य के आधार पर संख्याओं की बीजीय विवेचना करना संभव है। बीजीय विवेचना मतलब यानी कि इसके बारे में बोला है कि आप कोई संख्या के तौर पर कोई भी चीज बीजीय विवेचन कर सकते हैं। ठीक है। अब इन्होंने लिखा है समांतर माध्य क्या होता है, श्रेणी चरणों के मूल्य से अत्यधिक प्रभावित होता है और इतना कौन माध्यिका नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी लग गई है। ठीक है। अब इसको अपन प्रूव करेंगे। ये यहाँ पर बेटा ये 30,000 लिखा है। ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा कट गया है। अब जैसे कोई कोई चीज़ है, जैसे अब मैंने एवरेज ले रहे हैं अपन, एवरेज लिया, एवरेज लिया, संख्या ली पहले 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 और 3,000, 30,000। ठीक है। अब इनको एवरेज किया तो एवरेज कितना आ गया, 8,800। ठीक है। ठीक है। तो ये एवरेज आ गया।
अब इन्होंने बोला है कि सबसे अधिक प्रभावित होता है, मतलब एक संख्या यदि आपने अत्यधिक ले ली तो उसका यानी कि उसकी एवरेज पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस देखो तीनों संख्या इससे कम है, ये चारों संख्या इससे कम है परंतु इससे नहीं है। यदि हम माध्यिका लेते, माध्यिका को इसको अरेंजमेंट यानी कि इसको व्यवस्थित क्रम में करते, इसको माध्यिका को मतलब व्यवस्थित क्रम में जमा लेते, चाहे घटते हुए क्रम में चाहे बढ़ते हुए क्रम में। तो अपन डिस्कशन करते, अपन बात करते हैं जैसे 3,000 4,000, तो 4,000 बीच में आता है तो हमारा ये माध्यिका हो जाता है। तो एवरेज अक्सर देखो तीन चारों का आस पीस है चार के, बिल्कुल है, ठीक है। अब इसको जो समांतर माध्य है क्या, रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसका चित्रण नहीं किया जा सकता है समांतर माध्य का, ठीक है। एक प्रॉपर्टी याद रखना कि इसका कोई अपन सोचे डायग्राम बना ले। और उसके बाद माध्यिका के बारे में बोला है उन्होंने, संचय प्रवृत्ति के वक्र को प्रदर्शित किया जा सकता है कर गल्टन की विधि बोला है, गल्टन की विधि के द्वारा इसको हम इसका वो कर सकते हैं, इनकी प्रदर्शन कर सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं। बेटा क्लास में बने रहना, क्योंकि आपको मैं इतना कंटेंट दूंगा कि आप किसी भी टीचर से, इंग्लिश मीडियम वाला आपको फर ये चीज़ें बता देगा, वो बता देगा, ये बता देगा, परंतु बट ऐसा मैं जो बताऊंगा आपको शायद बहुत कम टीचर बताएंगे हिंदी मीडियम में। जैसे गल्टन विधि के आधार पर अपन इसको कर्व बना सकते हैं, ठीक है। माध्यिका है, माध्यिका क्या है, एक गुणात्मक चीज है, यानी कि क्वालिटी के बारे में बात करता है। इसके बारे में ऐसे ये बहुलक है, बहुलक एक कौन सा हिस्टोग्राम कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे हुए है, माध्यिका किसके गल्टन विधि के इस्तेमाल किया जाता है, बहुलक में हिस्टोग्राम कर्व का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है समांतर माध्य के आधार पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी बारे में बात करेंगे, आगे चल के स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रमाप विचलन के बारे में बात करेंगे कि उसके जो यानी कि समांतर माध्य होता है क्या, तो अपना इसके आधार पर जो अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी बेस्ट होता है। ये देखो इधर लिखा है बेस्ट होता है। समांतर माध्य के आधार परिणामों की शुद्धता का परीक्षण भी किया जाता है, इसको चार्लियर परीक्षण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये किसके आधार पर किया जाता है, समांतर माध्य के आधार पर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसे इंपोर्टेंट है, ये मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। समांतर माध्य के आधार पर चार्लियर परीक्षण किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम समांतर माध्य के केंद्र प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है, किसको गणना करने के लिए, केंद्र प्रवृत्ति के माप के लिए सर्वश्रेष्ठ गणना किससे की जाती है, समांतर माध्य से की जाती है। ये प्रॉपर्टी बन गई, इसको याद रखना कि पूछ लेंगे कि केंद्र प्रवृत्ति सेंटर टेंडेंसी के लिए मीन निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अब समांतर माध्य को भी ज्ञात करने के लिए इसको अलग अलग उसमें भागों में बांटा गया है, ठीक है। वैसे बेसिकली दो हैं, एक वर्गों में विभाजित नहीं किया जाता है, एक समान है, असमान है, बारंबारता सारणी है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा। जैसे ये फॉर्मूला व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत श्रेणी यानी पर्सनल टेबल के आधार पर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसका समांतर माध्य होता है क्या, इसका एक्स बार का ये साइन होता है, इसको सम x डिवाइड बाय n, ये मतलब होता है यानी कि एवरेज, मतलब जो ऊपर मैंने बताया गया इसको सम कर दिया, जो संख्या ली है उनको उन संख्या से डिवाइड कर दिया तो अपना ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए तीन विधियां और होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक लघु विधि होती है, एक पद विचलन विधि होती है, ठीक है। ये आपने पद विचलन कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था कि 8 पद विचलन इस तरह निकालते हैं,
एवरेज अपना 8 आ गया था, ऊपर बताया था मैंने। उस एवरेज में से जो फिर संख्या में से एवरेज को माइनस कर दिया तो किसी जगह 4 आ रहा, 2 आ रहा, देखो इसे, इस चीज को पद विचलन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आया है क्या, इसको पद विचलन बोलते हैं। अब उसके आगे बात करते हैं खंडित श्रेणी के आधार पर समांतर मात्र। जब इसको वर्गों को विभाजित नहीं किया जाता है तो खंडित श्रेणी के आधार पर निकाला जाता है, जहां पर, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? ये इतना, ठीक है। अब खंडित श्रेणी में भी इतनी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब इन्होंने बोला है कि जो श्रेणी होती है क्या, वो श्रेणी समवर्ती होती है तो उसको अपवर्जी श्रेणी में बदला जाता है। ठीक है, ये आगे चल के बताऊंगा समवर्ती और अपवर्ती क्या होती है। ये बस इसे याद रखना है, यदि समवर्ती श्रेणी होती है तो उसको अपवर्ती श्रेणी में बदला जाता है। जैसे कभी लिखा था, आपने देखा 0 से लेके 10 तक, और फिर बोल दें 11 से लेके 20 तक, यानी 11 से लेके 20 तक, फिर बोल देते 21 से लेके 30 तक। तो आपने ये कभी श्रेणी, इस प्रकार की श्रेणी पढ़ी होंगी आपने। मैं आपसे ये बात करना हूँ कि आपने इस प्रकार की श्रेणी पढ़ी होंगी। जैसे कभी बोल देते हैं आपको 0 से लेके 10 तक, और फिर बोल देते हैं 11 से लेके, थोड़ा सा बेटा अभी थोड़ा पैट के दिक्कत है मेरा, कुछ दिनों में पैट आ जाएगा तो उससे मैं थोड़ा पढ़ाने में 20 तक, और उसके बाद फिर बोल देते 21 से लेके 30 तक। तो बेटा ये जो श्रेणी है क्या, ये समवर्ती श्रेणी है। मतलब ये जो हाईएस्ट वैल्यू है क्या, वो सेकंड उसके लोअर वैल्यू में इंक्लूड, लोअर वैल्यू में इंक्लूड नहीं है सेकंड उसमें। जैसे जे वैल्यू है ये हाईएस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक श्रेणी होती है, यदि हम इस जगह 10 ले लेते और इस जगह 20 ले लेते तो इसे अपवर्ती श्रेणी बोला जाता है। ये समवर्ती श्रेणी है। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपवर्ती श्रेणी में। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि अपवर्ती श्रेणी और समवर्ती श्रेणी क्या होती है। एक टेलीवार का प्रयोग भी किया जाता है। टेलीवार क्या होता है, जैसे आपको बताया, जैसे दो डंडे खींच देते हैं और एक क्रॉस लगा देते तो ये 3 हो गया। जैसे टेलीवार, जैसे एक 4 डंडे खींचे और बीच में से क्रॉस कर दिया तो ये 5 हो गए। तो इसी तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर सम और फ्रिक्वेंसी एफ मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई एन। इस तरह से इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बात की है, आगे चल के मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको डेमो दे रहा हूँ कि इसमें समांतर माध्य निकालते गए। अभी समांतर माध्य तो आएगा आगे, एक एक चीज़ बताएंगे। इन्होंने बोला है आगे चल के समांतर माध्य की शुद्धता का पता लगाने के लिए चार्लियर्स विधि का प्रयोग किया जाता है। समांतर माध्य की यानी कि जो शुद्धता है, यानी कि जो अपन ने टेस्ट किया है, जो मीन कैलकुलेट किया है समांतर माध्य के आधार पर, ठीक है, तो हमने एवरेज निकाला है क्या, वो सही है क्या, अर्थमेटिक मीन निकाला है क्या, वो सही है क्या। ठीक है, अब स्थिति, ठीक है, आपको ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होंगी। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसकी मैं कुछ डेफिनेशन बताना चाहता हूँ स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये थोड़ा सा मैंने समांतर माध्य के बारे में आपको बताया है, मैं डेफिनेशन बताऊँगा। बेटा ये सांख्यिकीय माप है, ये आयात निर्यात
उत्पादन के बारे में अपन जानना चाहते हैं क्या? बहुवचन संख्या जैसे क्वेश्चन उन्होंने बोला है, जो किसी भी क्षेत्र के संबंधित संख्यात्मक तत्वों होते हैं। संख्या मतलब स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के आधार पर, यानी कि कोई न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि संख्यात्मक, यानी कि संख्यात्मक जो डाटा से अपन तत्व ज्ञात करते हैं, जो अपन उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे स्टैटिक्स कहते हैं। आप किसी भी फील्ड में ले लो। जैसे ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम दिया था छत्तीसगढ़ पीएससी का, असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम एक क्वेश्चन आया था। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स उन्होंने बोला है सिर्फ ये तत्वों का संख्यात्मक विवरण है। ये किसने ने बोला? डॉक्टर बावले ने के अनुसार इन्होंने बोला है। ये क्वेश्चन मेरा आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने ये लिखा भी है। जब दोबारा कभी मैंने किसी एग्जाम की तैयारी के लिए बोला था, उस समय लिखा था। ठीक है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये कॉर्नर के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट, ये बावले के डॉक्टर बावले के अनुसार ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप किसी उससे पढ़ लेना, ये इन चीज़ों को देख लो। कॉर्नर के अनुसार सांख्यिकी किसी प्रवृत्ति या प्रकृति या समाज की घटनाओं के माप एवं गणना का ये अनुमान है। ठीक है, ये सांख्यिकी के बारे में बताए। एक व्यवस्थित रूप से इसको कैलकुलेट किया जाता है और परस्पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसने बोला है? कॉर्नर ने बोला है। उसके बाद फिर बोला है ये इतना सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के बारे में बोला है इन्होंने। सांख्यिकी एक वचन के रूप में सांख्यिकी हो ये सिद्धांतों एवं विधि। अब जैसे किसी भी फील्ड में अर्थशास्त्र में बात कर लो, कोई प्रिंसिपल बन गया है, अकाउंट में कोई प्रिंसिपल बन गए, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी डाटा निकाला है बेरोजगारी के ऊपर, हमको डाटा निकाला है, उसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले कोई प्रिंसिपल बना लेते हैं, फिर मेथड बना लेते हैं, फिर उन पर टेस्टिंग करते हैं। ये सब स्टैटिक्स है। इनका प्रयोग संख्यात्मक तत्वों द्वारा अनिश्चितता के माध्यम से निर्णय लेने के लिए सिद्धांतों के परीक्षण में सहायक होता है। ठीक है, इससे स्टैटिक्स बोल रहा है। स्टैटिक्स के समंक, यानी कि स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स के तत्व क्या है, स्टैटिक व्यवस्थित क्रम क्या है। पहले क्या करेंगे, हम समंकों को संग्रहित करेंगे, डाटा एकत्र करेंगे। डाटा अपन ने इकट्ठा कर लिया, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे हम। ठीक है, फिर उनको प्रेजेंटेशन करेंगे, हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर उनका हम जो रिजल्ट निकालेंगे उसको डिस्क्लोज करेंगे, उसको निवेशन बोलते हैं। ये स्टैटिक्स का व्यवस्थित क्रम है। बावले के अनुसार डॉक्टर बावले ने यानी कि 3 इसकी डेफिनेशन दी हैं। ठीक है, सांख्यिकी गणना एक वैज्ञानिक विधि है। मतलब वैज्ञानिक का मतलब होता है, ये आपने पढ़ा होगा, वैज्ञानिक का मतलब होता है कि जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो ये दुनिया में किसी भी जगह इस तरह के संसाधनों से बोलोगे आप, और इस वॉल्यूम में बोलोगे तो ये रिकॉर्ड होगी। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में ब्रेक मारोगे तो ये इंडिया में चाहे किसी भी जगह गाड़ी में ब्रेक मारोगे तो एक नहीं, और चाहे विदेशों में भी गाड़ी में ब्रेक मारो तो वो ब्रेक लगेगी। आप फ़ोन से बात कर रहे हो तो इंडिया में करो चाहे कहीं पर करो, यानी कि सेम इन्वायरमेंट, सेम आपने तकनीकी लगा के बात की है, तो यानी कि एक स्टैंडर्ड चीज़ है। सार्वभौम है, सार्वभौम मतलब इसका होता है कि हर जगह सेम। आप यानी कि ये प्रूफ चीज़ें हैं, इसको विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना एक कला है। गाड़ी को जो बनाया है, गाड़ी जिस चल रही है, वो एक विज्ञान है। गाड़ी एक विज्ञान के तौर पे बनी है। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, ये विज्ञान है। मैं ये लैपटॉप में क्लास ले रहा हूँ आपसे, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये विज्ञान है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कला है। कला और आर्ट और साइंस में थोड़ा सा अंतर सीखिए। ठीक है, इन्होंने सेकंड बोला है माध्यमों का विज्ञान भी कहा जाता है इसे। बावले ने बोला है स्टैटिक्स का माध्यमों का विज्ञान भी कहा जाता है। अगले ये क्वेश्चन भी पूछा गया है,
बाबले ने बोला है सांख्यिकीय सामाजिक व्यवस्थाओं का को संपूर्ण मानकर उसके सभी प्रगटीकरण के प्रमाप करना विज्ञान है। इन्होंने ये परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, पर इससे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है विज्ञान। सांख्यिकी को विज्ञान किसने कहा है? बाबले ने कहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन और देख लेना। अब सांख्यिकी को किस तरह बोला है, सांख्यिकी का विवरण कैसे रहता है, सांख्यिकी को किस तरह प्रस्तुत करते हैं, सांख्यिकी का क्रमबद्ध तरीका क्या है। सबसे पहले हम समंक यानी डाटा को संकलन करेंगे। संकलन का मतलब होता है डाटा को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम उनको प्रेजेंटेशन करेंगे, उनका मैंने कि प्रस्तुतिकरण। उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। ये सांख्यिकी की कैलकुलेट करने के लिए, स्टैटिक्स को कैलकुलेट करने की एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, यानी कि प्रमाप विधि है। आगे हम बात करते हैं सेंटर सेंटर टेंडेंसी को मापने के लिए तीन वो होती हैं। एक औसत होता है, औसत को भी यानी कि एवरेज को भी तीन बताया था मैंने ऊपर आगे, और एक माध्यिका होती है, एक बहुलक होता है। यानी कि केंद्र प्रवृत्ति को दो भागों में बांटा गया है। एक में होता है गणितीय माध्य होता है, एक में होता है स्थितीय माध्य। गणितीय माध्य में होता है समांतर माध्य, गुणांतर माध्य और हरात्मक माध्य। और स्थिति माध्य यानी पोजिशनल एवरेज में होता है माध्यिका और बहुलक। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टैटिक्स में हम आगे पढ़ेंगे अपकरण की माप है। इसमें अपन चतुर्थ माध्य, प्रमाप, विचलन और मानक विचलन यानी क्वार्टर डेविएशन, डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे सहसंबंध के बारे में बात करेंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन और रिलेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में, प्रतिगमन के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक्स ये एवरेज के स्टैटिक्स के बारे में है कि हम इनके बारे में बात करेंगे। स्टैटिक्स इनके बारे में बात करता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो सांख्यिकीय माध्य है वो केंद्र प्रवृत्ति की माप की स्थिति को विशेष तत्व है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो विशेष तत्व क्या है, इसके केंद्र प्रवृत्ति की माप के विशेष तत्व क्या है। माप की यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, जो डाटा लिया है वो स्पष्ट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डाटा लिया और फिर वो ऊपर नीचे हो रहा है। आपने अभी 10 लोगों का ले लिया, वो 10 लोग पहले कुछ बता रहे हैं या बाद में कुछ बता रहे हैं, तो फिर वो आपका जो रिजल्ट आएगा क्या वो बिल्कुल अलग आ जाएगा। स्टैटिक्स क्या हुआ, उसके बाद ही स्टैटिक्स बोलता है कि हमको ये गणना करने और समझने में अपन को सिंपल बना देता है। यानी कि प्रेजेंटेशन इस तरह कर देता है, जैसे ग्राफ के थ्रू प्रेजेंटेशन कर देता है, किसी चार्ट के थ्रू बात कर देता है। उसके बाद स्टैटिक्स का सभी मूल्यों पर आधार होता है। मतलब जो एवरेज लिया है कि जैसे अपन किसी चावल टेस्ट करते हैं, चावल पक गए क्या, तो थोड़े से चावल लेते हैं, थोड़े से चावल के आधार पर अपन बता सकते हैं पूरे चावल पके या नहीं पके। इसी तरह स्टैटिक्स में कुछ डाटा लिया है, वो डाटा पूरे उस पर रैंडम आधार पर लिया है, तो पूरे स्टैटिक्स के बारे में बता देगा, पूरे उसके एरिया के उस पॉपुलेशन के बारे में बता देगा कि इसमें ये बीमारी है या कोई एक्सपेरिमेंट है, ये सही है गलत है। ठीक है, उसके बाद ये जो नमूना लिया है, मतलब जो डाटा लिया गया है, सैंपल लिया गया है, उसके जो चेंजेस करेंगे क्या उसमें न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। यानी कि जो अपने डाटा लिया है, डाटा पहले सैंपल इकट्ठा कर लिया, उसके बाद बोला कि इसमें कुछ चेंजेस कर दिए नहीं। ठीक है, एक निश्चित निक्षेपण मतलब एक निश्चित होना, सर्टेन होना चाहिए संख्या। ठीक है, और इसकी गणितीय विवेचना भी करना संभव है। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, सांख्यिकीय केंद्र प्रवृत्ति के माप के बारे में बात कर रहा है, सांख्यिकीय माध्य के बारे में बात कर रहा है। अब इन्होंने बोला है कि इसके उद्देश्य कार्य मैप,
ये उद्देश्य कार्य मैप क्या क्या है इसके, ये गणना करने में सरल है। ठीक है, इसकी गणना करने में सरल है। उसके बाद ये संक्षिप्त में अपन को चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करता है स्टैटिक्स। तुलना किसी से कंपैरिजन करना, उसका अध्ययन सुविधा सुविधा प्रदान करता है। किसी अपन को कंपैरिजन करना है कि आज बेरोजगारी इतनी थी तो 3 साल पहले कितनी बेरोजगारी थी, उसमें कोई चेंजेस हुआ है क्या। ये जो हमने आंकड़ों के समूह को यानी कि जो सैंपल लिया है क्या, वो पूरे उसके बारे में बात करेगा। हमने जो डाटा लिया है भले 1000 लोग हैं, वो 1000 लोग रैंडमली हमने 1000 में से 50 लोग सिलेक्ट किए हैं, वो पूरी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेंगे कि हाँ ठीक है। और उसके बाद ये स्टैटिक्स के बोलता है कि आगे जो हमने जो डाटा लिया है, जो कार्य है इसका, वो हम कोई आगे पॉलिसी बनाएंगे। जैसे हमने बेरोजगारी के डाटा लिया है, उसमें से हमने कोई उसके आधार पर हमने उसका रेट निकाल लिया, फिर हम उससे आगे पॉलिसी बनाएंगे। सरकार उस पर पॉलिसी बनाती है, आगे चल के पॉलिसी बनाती है कि अब बेरोजगारी को किस तरह दूर दूर करें। अब इन्होंने बोला है कि जो सांख्यिकी के विश्लेषण है क्या क्या करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, विश्लेषण कैसे करते हैं इसका, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो एवरेज वगैरह निकाले हैं उसके आगे हम कैसे करेंगे। एक माध्य विचलन होगा, माध्य विचलन के आधार पर करेंगे। एक अपकरण की माप होंगी, अपकरण की माप क्या होता है। एक मानक विचलन होगा, एक सहसंबंध होगा। ठीक है, ये आगे चल के सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार ये होते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन देखो पूछा है, मैंने वो आपको पहले बताया था कि समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पदों का विचलन हमेशा न्यूनतम होता है। विचलनों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। ये नेट में पूछा है, देखो मैंने ये लिखा भी है। न्यूनतम कैसे होता है ये मैंने बताया था। ये इसे बोलते हैं समांतर पदों के विचलनों के आधार पर किया गया वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है, इस तरह न्यूनतम होता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट मैंने कितनी बार लिखा है। अब इन्होंने बोला है जो समांतर माध्य है क्या, इसको एक्स स्क्वायर एस एक्स बार द्वारा इस तरह इसको सिग्मा का भी पूछ लेते हैं कि बहुलक को किससे डिनोट करते हैं, माध्यिका को किससे डिनोट करते हैं, और समांतर माध्य को किससे डिनोट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर माध्य से ज्ञात किए पदों के विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। ये देखो मैंने कितनी बार क्वेश्चन को लिखा है। समांतर आधार पर समांतर माध्य के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन करना संभव है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। बीजीय विवेचन मतलब जो मैथमेटिकली इसका कोई अपन वो निकालते हैं, वो इसके आधार पर निकाल सकते हैं। अब इन्होंने बोला है समांतर माध्य किसी भी समस्त पदों के मूल्यों के समान मैप को देकर उनके योग के पदों की संख्याओं को भाग देकर उसके मूल्य ज्ञात किया जाता है। सरल समांतर माध्य क्या होता है। अब समांतर माध्य के भी अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, सरल समांतर माध्य कुछ नहीं, सीधा पूरी संख्या दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 तक दिए हैं, उनको सबका टोटल कर लो। उनको आप एवरेज 10 संख्या 10 से डिवाइड कर दो, यदि 55 हो जाएगा, 10 तक जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 एवरेज आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर सरल समांतर माध्य आकलन करने के लिए, अब इन्होंने बोला है ये श्रेणी वर्गों के में विभक्त नहीं की जाती है, यानी कि इनको विभाजित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसकी 3 विधि है, लघु विधि, वो प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। अपन बात करेंगे समांतर माध्य। अगले प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा दी, देखो मैंने कितनी बार इन चीज़ों को नोट किया है। जो समांतर माध्य है क्या, उसको कोई ग्राफिकल द्वारा प्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई
ग्राफ के द्वारा, कोई रेखा चित्र के द्वारा प्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता है।